जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो, वेलकम टू पाउजर लॉ अकेडमी। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण दिवस हमारे राष्ट्रीय गौरव है। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकरण किया था। तब हमने इसको अंगीकरण या अंगीकृत किया था। तब ये एक डोमिनियन स्टेट के रूप में किया था, परंतु तब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। उसके बाद हम इसको आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराने लगे तथा तब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में विस्थापित हुआ। जब भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ तो तब हम इसको यानी एक राष्ट्रीय ध्वज गणराज्य के रूप में अपनाने लगे। तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरव का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई हमारे लिए एक हर्ष और उल्लास का दिन होता है, क्योंकि हम 22 जुलाई 1947 से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और इस राष्ट्रीय ध्वज में हमारे 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से होते हैं? यदि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें बेटा, तो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर में केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे यानी गहरे हरे रंग का होता है, जबकि इसके बीच में एक चक्र होता है जो महान अशोक सम्राट के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उस अशोक चक्र में यानी 32 तिल्लियां होती हैं और ये 32 तिल्लियां काफी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि अशोक चक्र के मध्य में कितनी तिल्लियां होती हैं, तो 32। या फिर तिरंगा जो झंडा है, राष्ट्रीय जो ध्वज है, इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं, तो कितनी होती हैं बेटा हमारी, यानी 32। तो यह 15 अगस्त 1947 से भारत के डोमिनियन के लिए और 26 जनवरी 1950 से भारत के गणराज्य के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। यह ध्वज गहरे केसरिया ऊपर, सफेद बीच में और गहरे हरे यानी नीचे रंगों के बराबर अनुपात वाली पट्टियों में होता है। क्लियर हुआ? ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो बेटा 2:3 में होता है। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:3, 3:4, 4:5। इस तरीके से आपके एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, तो आपको सही क्या करना है? 2:3। तो सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तिल्लियों वाला एक गहरे नीले रंग का चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ के यानी अशोक स्तंभ यानी शेर स्तंभ से लिया गया है। झंडे के रंग की बात करें, जो केसरिया रंग है ये किस बात का प्रतीक है? जो सफेद रंग है ये किस बात का प्रतीक है? जो ये हरा रंग है ये किस बात का प्रतीक है? तो यह भी आपसे एग्जाम पूछने की अपेक्षा करता है। तो केसरिया रंग जो है ये शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग ये हमारी उर्वरकता, वृद्धि और यानी शुभता का प्रतीक है, अर्थात यह हमारी हरियाली का प्रतीक है। यदि बेटा चक्र की बात करें, इस धर्म चक्र को विधि का चक्र भी कहा जाता है। ये जो अशोक के चक्र से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है, इस चक्र यानी ये चक्र जो है इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है और इस धर्म चक्र को विधि चक्र के नाम से भी जानते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ मंदिर से लिया गया है। यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। यह जो चक्र है यह हमें किस बात की पुष्टि करता है? यह चक्र हमें बताता है कि जो जीवन है हमारा वो जीवन गतिशील है और रुकने का जो अर्थ है
वो किस बात की पुष्टि करता है, यानी मृत्यु की पुष्टि करता है। बेटा ध्वज संहिता की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया, जिसमें नागरिकों को राष्ट्रीय दिनों के अलावा किसी भी दिन अपने घर में, कार्यालय में या किसी कारखाने में या किसी भवन में झंडा फहराने की अनुमति मिली है। पहले क्या होता था, आप एक स्पेशल दिन ही झंडा फहरा सकते थे, और वो भी आप यानी राष्ट्रीय स्मारक पर ही झंडा फहरा सकते थे, यानी कॉलेजों में झंडा फहरा सकते थे, विद्यालयों में झंडा फहरा सकते थे, आप मेडिकल हॉस्पिटल में झंडा फहरा सकते थे, आप गवर्नमेंट आवास में झंडा फहरा सकते थे। परंतु राष्ट्रीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 में संशोधित करके किया गया, आप किसी भी दिन कभी भी आप कहीं भी तिरंगा झंडा यानी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। अर्थात आप प्राइवेट अपने घर पर भी तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं, घर पे फहरा सकते हैं, अपनी दुकान पे फहरा सकते हैं, अपने किसी कारखाने में फहरा सकते हैं, या आप कहीं पर भी जहां आप निवास करते हैं वहां तिरंगा झंडा फहराने की आपको 2002 में अनुमति मिल गई है। भारत की ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका फर्स्ट भाग कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण। जो राष्ट्रीय ध्वज है ये सामान्य विवरण के बारे में वर्णन है। भाग 3 यानी जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया जाएगा, यानी जनता के द्वारा, निजी संगठनों के द्वारा और शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन का मतलब है कि इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त तब आती है, तब 26 जनवरी आती है, ये जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी कॉलेज होते हैं या जितने भी ये संस्थाएं होती हैं, जैसे एनजीओ होता है, तो ये सभी क्या करते हैं, एक रैली निकालते हैं। आपने बहुत सारे शिक्षकों को देखा होगा कि अपने बच्चों के साथ यानी स्वतंत्रता दिवस पर अपने नगर में वो रैली निकालते हैं, या गणतंत्र दिवस पर नगर में रैली निकालते हैं, या 2 अक्टूबर पर वो अपने नगर में रैली निकालते हैं। और उन्हीं के साथ कुछ एनजीओ भी जुड़ जाते हैं, और कुछ एनजीओ जो होते हैं वो अलग से एक अपनी तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आपने बहुत इस तरीके की तिरंगा यात्राएं देखी होंगी। तो जनता का, निजी संगठनों का और शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता के कौन से भाग में निर्दिष्ट है, तो भाग 2 में, ये अच्छे से समझ लेना। भाग 3 कहता है बेटा, केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं और एजेंसियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में पूरा सहयोग देगी, और राष्ट्रीय सरकार भी उनके प्रदर्शन में पूरा सहयोग देगी, और उनकी संस्थाएं जो केंद्र और राज्य सरकार के अंडर संस्थाएं काम करती हैं वो भी पूरा आपको क्या करेंगे, सहयोग करेंगी। और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार के अंदर लोकल गवर्नमेंट कार्य करती हैं, जैसे ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, तो इस तरीके के पदाधिकारी जो होते हैं या इस तरीके के जो राजनीतिक पद होते हैं, तो वो भी या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद होते हैं वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रीय जो ध्वज है यानी उसके प्रदर्शन को क्या करेंगे, यानी वो भी सम्मान करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको यहां से पता चला कि बेटा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है, कब अपनाया गया है, तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज कब फहराते हैं हम, यानी एक राष्ट्रीय पर्व के दिवस पर फहराते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, जैसे 26 जनवरी हो गया, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, आदि अवसरों पर हम राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय जो फ्लैग है हमारा यानी राष्ट्रीय झंडा है या तिरंगा है, इसको हम क्या करते हैं, यानी ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज को फहराते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो है ये अब वर्तमान में जो चल रही है वो 2002 की चल रही है। और 2002 राष्ट्रीय ध्वज संहिता में कितने भाग में निर्दिष्ट किया गया, तो इसको 3 भाग में निर्दिष्ट किया गया। तब हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, क्या तब भारत एक आजाद के रूप में था, तो नहीं, तब भारत आजाद नहीं था। हमने इसको यानी गुलाम भारत में ही अपने ध्वज को अपना लिया था, गुलाम भारत में अपने ध्वज को अपना लिया था, एक डोमिनियन के रूप में अपना लिया था। और 15 अगस्त 1947 को जैसे आजाद हुए, आजाद होने के बाद हमने इसको एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी यानी अपनाया था, और स्वतंत्र फ्लैग के रूप में भी अपनाया था कि हमारा एक अपना स्वतंत्र फ्लैग होगा। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो भारत
एक गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया, तो तब से यह फ्लैग एक गणराज्य देश का फ्लैग बन गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Subscribe for more content.